सबको आवाज आ रही है? यस सर। सीधा सीधा ये कि मैंने इनडायरेक्ट वे में बताऊंगा जो मैंने आज पढ़ा है। बाय डिफॉल्ट किसी कारण से रूटीन के अरेंजमेंट से कुछ हुआ होगा तो एनीवन, वो मैं नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन चीजें आगे पीछे नहीं चलनी चाहिए दोनों के ग्रुप में, चाहे वो गर्ल्स का ग्रुप हो या फिर बॉयज वाले का, ठीक है। चलो हम लोग पिछले वाले क्लास स्टार्ट कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास मैंने खत्म किया था, ठीक है, और इनडायरेक्ट वे मैंने ये कहा था कि सेंटर ऑफ मास पे अपनी जगह जो है वो था, ठीक है, लेकिन अब सेंटर ऑफ मास से चीजों को हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली ये भी कह रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो आज अभी शुरू करेंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये टॉपिक शायद एक फिक्स्ड टॉपिक है कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये पूछा ही जाना है, क्लियर। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि दैट इज 11th वाले पार्ट से है, इससे 12th वाला पार्ट भी डील होगा, बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ में, ठीक है, डजंट मैटर। हम लोग पहले काम करना शुरू करें, ठीक है। दोनों को पहले एक जगह सामने एक जगह एक लेवल पर ले आए, जहां तक पिछला वाला क्वेश्चन था दोनों का कॉमन कर ले। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट नहीं भी कनेक्टेड हुआ हो शाम वाले क्लास में, कि उसको सुबह सुबह समझ में आ गया होगा सारी बात, टेंशन का, ठीक। तो पहले तो जिनका छूट गया था उनका आज पहले कॉमन कर ले, ठीक, तो जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे सोचो रियलिटी में ये जो हम लोग काम कर रहे हैं वो है कहीं ना कहीं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो हम लोग जो पहले पढ़े थे या पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास, वो रियलिटी में क्या था? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्लियर। वो रियलिटी में क्या था? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था, याद करना। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्टैंडर्ड फार्मूला था आरसीएम, ठीक। दिख रहा है जो मैंने लिखा या नहीं? ये आरसीएम जो मैंने लिखा है दिख रहा है सबको? नो सर, थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए। ओके, इसीलिए तो पूछ लेना था कि हाँ भाई दिख रहा है या नहीं दिख रहा। चेक करो, इस वाले पोर्शन में हम लोग का जो आर सेंटर ऑफ मास था, यहां से तो दिख रहा है, ठीक है। आर सेंटर ऑफ मास का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था? m1r1 प्लस m2r2। ऐसा करते हुए आगे बढ़े तो mnrn डिवाइडेड बाय ये डेटा होता m1 प्लस m2 सो ऑन n, ठीक। और इस पे हम लोग ऑलरेडी काम कर रखे थे। अब ये रियलिटी में था क्या? ये तो रियलिटी में है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर जो पोजीशन को हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करें, पोजीशन को हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करें, क्लियर, तो हम लोग को क्या मिलना चाहिए? वेलोसिटी, ठीक है। यानी हम इस सेक्शन को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते, तो हम लिख सकते थे DRCM डिवाइडेड बाई dt, और ये वाला पोर्शन m1 dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 बाई dt प्लस, ऐसा करते हुए आगे जाए और ये डेटा mn drn डिवाइडेड बाई dt डिवाइडेड बाई टोटल मास, यही हो जाता।
ठीक है, अब सोचो इसे क्या लिख सकते थे रियलिटी में, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, m1v1 m2v2, और ऐसा करते हैं mnvn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और mn। ठीक है, अब सोचो इस पूरे मास को अगर जो हम लोग इस तरफ लेके चले जाए, ठीक है, तो क्या कर सकते थे, अगर जो इस पूरे मास को इस तरफ लेके, तो क्या ये वाला पोर्शन m1 प्लस m2 सो ऑन, और ये डेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इधर आता ये वाला पोर्शन m1v1 m2v2, और ऐसा करते हुए mnvn। ठीक है, क्लियर है। तो ये चेक करो, टोटल मास और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ, तो इसे क्या लिख सकता है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है, इसे क्या लिख सकता है P1, इसे क्या लिख सकता है P2, इसे क्या लिख सकते हैं PN। ठीक है, क्लियर। इस वाले पॉइंट को इक्वेशन नंबर 1 बना ले। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करें, लिखे जल्दी जल्दी लिखेंगे। हो गया क्या? यस सर। हो गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगर जो हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट करें, ठीक है, अगर जो हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट कर दें, तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। यस सर। पोजीशन को डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ये तो तय है। ठीक है, यानी इस स्टेटमेंट से आगे बढ़े तो हम लोग इसी इक्वेशन ऐसा लिखते हैं, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 और डिफरेंशिएट करते हैं। हमको अगर जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए था, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते, dvcm डिवाइडेड बाई dt, और ये वाला पोर्शन क्या होता, m1 dv1 बाई dt प्लस m2 ये डेटा dv2 बाई dt, और ऐसा करते ही ये वाला पोर्शन mn dvn बाई dt डिवाइडेड बाई टोटल मास, यानी क्या ये वाला पोर्शन m1 प्लस m2, और ऐसा करते हुए mn। ठीक है, तो फर्दर सोचो, से इसी में आगे बढ़ रहे, इसे क्या लिख सकते थे, ये डेटा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वाला पोर्शन m1a1 प्लस m2a2
ऐसा करते आगे बढ़ते तो ये डेटा MnAn डिवाइडेड बाय टोटल यानी M1 प्लस M2 और ऐसा करते हुए Mn सभी को इस तरफ लेके चले। ठीक, तो सभी को इस तरफ लेके चले आएंगे तो सोचो M1 प्लस M2 और Mn तक चले। ठीक है, तो क्या होता, वेरीफाई करना, इस तरफ हो जाएगा टोटल मास यानी M1 प्लस M2 सिस्टम का फोर्स Mn और ये डेटा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ चेक करो, इससे वाले पोर्शन में क्या लिख सकता था, सीधा सीधा F1 F2 और ऐसा करते हुए Fn। ठीक, इस टोटल मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसे क्या लिख सकते हो, F सिस्टम का फोर्स। ठीक है, और ये डेटा क्या हो सकता था, F1 प्लस F2 सो ऑन Fn। ठीक, चलिए लिखिए जल्दी, ये स्क्रीनशॉट लें। हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. एक मिनट। तो अब सोचो इससे आगे बढ़े और कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड पे सीरियसली जो काम करना था, ठीक है, वो अब शुरू होता है। ये तो कहानी है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कहानी है और कुछ नहीं। ठीक है, देखो क्या था कि मान लीजिए एफ एक्सटर्नल 0 था, एफ एक्सटर्नल 0 होता। ठीक, तो एफ एक्सटर्नल 0 होने का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता। ठीक यस है, सर। यानी कहने का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता। 0। ठीक, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोर्ड विजिबल है ना सबको, या मुझे और Yes, बड़ा sir. लिखना पड़ेगा? विजिबल है सर। Visible, sir. सही है ना? ठीक, नहीं अगर जो नहीं दिखे तो बोल देना, मैं बड़ा लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बोर्ड का लेंथ सफिशिएंट है, मतलब वाला। ठीक, बोर्ड विजिबल रहना चाहिए, जो लिख रहे हैं हाँ कॉपी पेन लेके बैठे। क्लियर, ये काम नहीं कि ठीक है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ, वो सब एक अलग पार्ट है। क्लियर, मैं पहले वाले क्लास में ही बोला था, किसी स्टूडेंट ने कुछ डाउट बहुत आया था। ठीक, तो मैं फिर कह दे रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि तुम अभी जैसे माइक ऑन करके अपना मुझसे कोई क्वेश्चन या क्वेरी कर सकते हो कि सर ये बात नहीं समझ में आया, ये प्रॉब्लम थी या ये हुआ। ठीक है, ये बात जैसे एक नॉर्मल सा बात कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन ठीक है, मैं अपने घर पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, आप भी अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक, ये सब सही है, मजबूरी है, ऐसा सिचुएशन है इसलिए ऐसा है, वो एक अलग पार्ट है। क्लियर, लेकिन जैसे मैं आज सुबह वाले ही क्लास में ले रहा था क्लास, तो मुझे पता चला कि कुछ बच्चे हैं, ठीक, तो एब्सेंट होने का कारण कुछ और, मीनिंग ये कि एक ग्रुप में रूटीन का मैसेज गया, दूसरे ग्रुप में नहीं। ठीक, तो दूसरे ग्रुप वाले को जेन्युइन पता नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उसके पीछे भी नहीं जा रहा, मुझे मतलब ये था कि मैं एक क्लासरूम की बात, मतलब एक ही क्लासरूम में हमको एक ही बात पढ़ानी है, तो फिर अलग अलग चीजों पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो मुझे फिक्स करा दीजिए ना, क्या रूटीन फिक्स करवा दीजिए ना। तो रूटीन तो मेरा फिक्स ही है लगभग, है ना। मेरा फिक्स है लगभग, क्या कहते हैं, वही सुबह 9:30 बजे से जिस जिस दिन चल रहा है, मतलब शायद मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, है ना। ठीक है,
तो सर लगभग दोनों ग्रुप के लिए ना? हाँ हाँ, अलग अलग थोड़े है यार, दोनों साथ में बैठ के पढ़ता है, ऐसा थोड़े कि अलग अलग पढ़ती है। ठीक है, तो लगभग मेरा फिक्स है। अगर जो वैसा कुछ चेंज होगा तभी देखो, मैं ग्रुप में अपने तरफ से मैसेज तभी डालता हूँ, ठीक है, जब मुझे कुछ जरूरत फील होती है। जैसे मुझे आज फील हुआ कि नहीं, एक ग्रुप का क्लास रुका या नहीं हो पाया उस टाइम पे, तो मैंने बोला कि तू भी रुक जा, उस वाले ग्रुप को वहां तक पहुंचा दे। मान लो किसी ने देर से ज्वाइन किया या कुछ भी ज्वाइन किया, हाँ ये भी बोल रहे आईडी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना कि कौन सा आईडी पे जाके ज्वाइन करना, नहीं करना, चुपचाप जो पिछला लिंक गया उसी पे क्लिक करोगे, ऑन हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? और मेरा वीडियो स्टार्ट होने के पहले से तुम ज्वाइन रहोगे, टेंशन ना लेना। ठीक, ऑलरेडी तुम ज्वाइन रहोगे, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में बस मेरा ये बोर्ड का व्यू निकालने में या व्यू देने में जो भी आ जाए टाइम लग जाए, यानी 2 से 3 मिनट हार्डली। अगर जो मैं जैसे मैं आज 5:30 बजे बोला, तो हो सकता है 5:35 के पहले ही क्लास शुरू हो गई। ठीक है, तो प्रयास रहेगा कि वो टाइम पे ही रहे, और मीनिंग ये कि क्लास में सभी लोग प्रेजेंट रहे। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है, ऐसे समझ लें। इससे आपका कम्युनिकेशन टीचर से नहीं टूटेगा, पहला। दूसरा कि दैट इज, आप जब काम कर रहे होगे और जब आप को कोई डाउट होगा, ठीक, तो आप बिल्कुल साथ साथ जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर टाइम फिक्स कर दीजिए ना, तो बिल्कुल मेरा फिक्स है यार। ठीक है, शायद मैंने 9:30 बजे से ही हर बार क्लास ली हुई है, तो आज एक थोड़ा पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो मे भी चलो कि उसको मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, तो भाई चलो ठीक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात, क्लास में सबको अवेलेबल रहोगे। ठीक, क्लास लाइव क्लासेस नहीं छोड़नी है, डेटा बचा के रखना है। ठीक है, ताकि अगर जो तुमको जरूरत पड़े डाउट वाउट का भी, तो और जो इंडिविजुअली मैसेज भी करोगे कि सर आपको डाउट चाहिए, तो मैं लाइव आकर के बिल्कुल बोर्ड पे ही जैसे डाउट बताना है वैसे बताना। ठीक, लेकिन उसके लिए आपके पास डेटा बचना चाहिए, ये सब कुछ ध्यान रखें। ठीक है, मजबूरी है, ऑनलाइन वाले पोर्शन में सबसे बड़ा पंगा हो कि शाम तक आपका डेटा बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। ठीक है, चलिए, डजंट मैटर। ये एफ एक्सटर्नल मास टुडे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता, यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू का 0 होना साफ साफ दिखाएगा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का कांस्टेंट होना रियलिटी में कहीं ना कहीं 2 बातों को दिखा रहा हूं, और वो 2 बातें क्या होंगी? दैट इज, पहला सेक्शन आपका ये हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कोई कांस्टेंट हो सकता है, प्लस माइनस। ठीक है, अब मैंने 3 बातें बताई थी रेक्टिलिनियर। कांस्टेंट कहने का मतलब वेलोसिटी 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक, लेकिन डजंट मैटर, इसी दोनों से काम चल जाएगा। ठीक है, पहले ये बात सोचो, मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा कुछ सेक्शन आप लोग को ऑलरेडी सिखाया भी था, बताया भी था, फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, कि एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन होगा चलने के पहले, चलने के बाद, टकराने के पहले, टकराने के बाद, फटने के पहले, फटने के बाद। ये कॉन्सेप्ट मैं दे रखा था। ठीक, फिर बोल रहा हूँ, चलने के पहले, चलने के बाद, टकराने के पहले, टकराने के बाद, फटने के पहले, फटने के बाद। क्लियर है? ठीक, तो मीनिंग ये कि सीधा सीधा ये वो पॉइंट है, वो कॉन्सेप्ट है जहां पर ये जो मैं बोल रहा हूँ टकराने के पहले, टकराने के बाद, तो जिस टाइम पे टकरा रहे होंगे उस टाइम दिमाग काम करना बंद, कॉमन सेंस बंद, सोचना बंद। क्लियर? क्वेश्चन उस जगह पर होगा, ये क्वेश्चन, ठीक है, कि आपका दिमाग काम करना बंद, काहे हो रहा है, ना हो रहा है पता नहीं, बस आपको ये ख्याल होगा कि हम टकराने के पहले, मान लो टकराने के पहले, टकराने के बाद वाला है क्या। ठीक है, कि सीढ़ी से मैं ऊपर जा रहा था, तू नीचे आ रहा, ठीक है, अचानक टकरा, समझ में आ रहा?
तो अगर जो हम लोग अचानक टकरा गए तो डायरेक्टली कोई दर वाला, अगर अचानक टकरा गए, ठीक है, तो क्या हो रहा होता? सोचो, हम लोग तो पहले ध्यान होगा, अरे हम तो ऊपर जा रहे हैं, अब कहाँ गिरे पड़े मिले, हम कहीं टकरा के गिरे पड़े मिले, ठीक है। हाँ, अगर जो तू इंटेंशनली टकरा रहा है तब तू कुछ और कर रहा है, तू गला मिलने जा रहा है, तू टकरा नहीं रहा, ठीक है, क्लियर। तो इंटेंशनली नहीं टकराना, तब नॉर्मल कि हाँ अचानक जाए टकरा, बस टकरा, क्लियर। तो अगर जो आप टकरा रहे होगे, क्लियर, तो दिमाग में एक बात फिट कर लें, कसम खा लें इस लैंग्वेज, ठीक है, कि आपका क्या कहेंगे, आपका कॉमन सेंस काम करना बंद कर, ठीक है, समझ में आ रहा? दूसरा चीज मैंने बोला, चलने के पहले चलने के बाद, ठीक है, ये तुमको कैसे फील आएगा? घर में बहुत सारा लोग आजकल वो ऐसे करना नहीं चाहिए, वो तो ऑफिस की चीज होती है, मैंने एग्जांपल भी दिया था, वो रिवॉल्विंग चेयर, जो चेयर मूव करता है जिसमें चक्का वक्का लगा रहता है, ठीक है। अब मान ले कि उस चेयर पे तू खड़ा हो जा, क्लियर, और अपने बॉडी को ऐसे बाहर निकाल, बाहर बाहर, ये मतलब एक पैर चेयर पे हो और एक पैर हवा में निकालो बाहर, ठीक, पता लगा कि कुर्सी चली जाएगी पीछे, तू आगे, होता है ऐसा, ये नॉर्मल सा एग्जांपल, क्लियर। तो इस कंडीशन में क्या कि तुम कब चाहता गिर जाए, अब कोई गिरने जा रहा है तो कुछ और काम कर रहा है, तो जबरदस्ती कोई गिरेगा तो थोड़े कुछ हुए, फिर तो आपका कॉमन सेंस काम कर रहा है, ठीक, कि हम जाके गिरेंगे नहीं, अचानक गिर जाए, ठीक है। तो चलने के पहले चलने के बाद वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक। ऐसे इस पर एक एग्जांपल दूंगा और, ठीक है, वहीं तक शायद मैंने लास्ट क्वेश्चन भी कराया था, मैं देखा, क्लियर। तीसरा, फटने के पहले फटने के, अब मान ले वो पहले जैसे, अब इस पे बहुत सारा पहले लोग ये बनाते थे, क्या कहते हैं, वीडियो बनाते थे, तो उसमें मैंने तो बहुत पहले देखा था, वो राजू श्रीवास्तव का था, ठीक है, कि उसमें एक बोलता है कि मैं बॉम्ब हूँ, नजदीक आया और किसी आदमी से बोला कि भाई मैं बॉम्ब हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है फटने की, क्या फट ले, ठीक है, तो बोलता है कि आ ही गए हो तो फट लो, क्लियर। तो सेम कॉन्सेप्ट कि मान ले कि तुम अपने हाथ में बॉम्ब रखा हुआ है और अचानक फट पड़े, अचानक फट पड़े, ठीक है, जिंदा रहना, फिजिक्स समझ में आ जाए, फिर उसके बाद तेरे साथ जो हो डजंट मैटर, लेकिन सीधा बॉम्ब हाथ में रखे हुए हो, फट पड़े। अब फट पड़े तो जब बॉम्ब फटा होगा उस टाइम पे, जब बॉम्ब फटा होगा उस टाइम पे क्या तुझे कॉमन सेंस काम करेगा? नहीं, कुछ नहीं, क्लियर, ठीक है। तो इन सभी में चलने के पहले चलने के बाद, टकराने के पहले टकराने के बाद, फटने के पहले फटने के बाद, ठीक है, बीच में जो फोर्स काम करता है वो फोर्स काम करेगा इंटरनल, ठीक, बीच में जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स काम करेगा इंटरनल फोर्स। हो सकता है मैं ये सब कुछ लैंग्वेज पिछले वाले क्लास में कभी बाद में बताऊंगा, आगे बताऊंगा, वो मुझे पता नहीं, कॉन्सेप्ट यही है, घुमा फिरा करके वो मुझसे निकल ही जाए, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि चलने के पहले चलने के बाद, टकराने के पहले टकराने के बाद, फटने के पहले फटने के बाद, ठीक है, आपका उस टाइम पे बीच में कॉमन सेंस काम करना बंद, और ये तीनों ही प्रॉपर्टी जब फोर्स लग रहा होगा वो इंटरनल फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, ठीक है। अब बॉम्ब को अब फटा, तो फटा होगा तो इंटरनल फोर्स के कारण फटा होगा, फिर हम क्या कहाँ जान रहे थे कि फट जाए, क्लियर है, हम कहाँ जान रहे थे कि हम गिर जाए, हम कहाँ जान रहे थे कि हम किसी से टकरा जाए, समझ में आया, ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल पर चीजें कहीं ना कहीं डिफर कर रही है, कि दैट उस जगह पर हमारा कॉमन सेंस काम करना बंद, ऐसे सोचो, तो जिस जगह कॉमन सेंस काम करना बंद, ठीक, वहां ये प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है। तो चलने के पहले चलने के बाद, टकराने के पहले टकराने के बाद, फटने के पहले फटने के बाद, अगर जो क्वेश्चन आपसे ये पूछे
कि आप कहां गिरे पड़े मिलोगे, लैंग्वेज समझ लेना, आप कहां गिरे पड़े मिलोगी, यानी पोजीशन पूछ रहा हूं, ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगाए, ठीक है। मैं लिख भी दूंगा, टेंशन ना ले। टकराने के पहले, टकराने के बाद, चलने के पहले, चलने के बाद, फटने के पहले, फटने के बाद, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन ये पूछे कि वो पार्टिकल या फिर आप ऑब्जर्वर सोचो तो ज्यादा बढ़िया, वो पार्टिकल पे बैठ जाना, पार्टिकल हटा दे खुद आ जाना, ठीक है। कोई पार्टिकल टूटा तो हम ही टूटे, ऐसा सोच लेना, ठीक। तो अगर जो आपसे पोजीशन पूछे तो कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगाना, ठीक। यानी शुरुआत का सेंटर ऑफ मास और बाद का सेंटर ऑफ मास फिक्स, वो चेंज नहीं होता, क्लियर। दूसरा पॉइंट कि अगर जो टकराने के पहले, टकराने के बाद, चलने के पहले, चलने के बाद, फटने के पहले, फटने के बाद, ठीक। अगर जो क्वेश्चन आपसे वेलोसिटी पूछे, आपसे वेलोसिटी पूछे, ठीक, तो आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है। क्या जो बोले क्लियर है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना, ठीक। अच्छा, और यहाँ जो वेलोसिटी रिलेटेड टर्म होगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी भी पूछे तो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, मोमेंटम पूछे तब तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना ही है, इंपल्स भी पूछे, इंपल्स तो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्लियर। यानी जब भी ये कंडीशन दिखे तो क्या होगा, दो बातें हों, क्या क्या। पहला ये लिख रहा कि अगर जो, पहला पॉइंट, ठीक, अगर जो टकराने के पहले, टकराने, चलने या फिर फटने के बाद क्वेश्चन पोजीशन पूछे, ठीक है, पोजीशन पूछे तो कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगाना है, ठीक है। दूसरा सेम वही, अगर जो टकराने, चलने, फटने के बाद, ठीक, क्वेश्चन वेलोसिटी पूछे, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। और यही दो पॉइंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। चलिए जल्दी से लिखें इसे। हो गया क्या? Yes, sir. चल, और जो हो गया तो क्वेश्चन करना शुरू करें, क्लियर ना? यस सर। तो दो ही क्वेश्चन मैंने शायद कराया भी था, तो पहले वो क्वेश्चन कर लें, फिर आज वाला सेशन एंड करें क्लास वाला, अगले दिन से
फिर दोनों बराबर रहोगे तो टेंशन फ्री रहेगी, जो बात कर की जा रही वो पकड़ में आ जाए। ठीक है, लिखोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, स्क्रीनशॉट लेने से हर जगह स्क्रीनशॉट मत लेने लगना। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखोगे। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड at a speed of, a projectile is fired at a speed of 100 meter per second, at a speed of 100 meter per second, at an angle of 37 degree, at an angle of 37 degree above the horizontal, 37 degree above the horizontal. Full stop. At the highest point, the projectile breaks into, at the highest point, the projectile breaks into two parts of mass ratio, 1:3, 1:3. सर ब्रिक के बाद फिर से बोलिए ना। प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स इनटू, कहीं लगे गड़बड़ तो पूछ लेना, वो टेंशन नहीं है, पूछिए। ठीक, प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स इनटू two parts of mass ratio 1:3, mass ratio 1:3, comma, the lighter piece coming to rest, Full stop. Find the distance from the launching point. Find the distance from the launching point to the point, launching point to the point where the heavier piece lands, ठीक है, देखिए क्या था, चेक करो कि नॉर्मल एक प्रोजेक्टाइल है और उस प्रोजेक्टाइल को मीनिंग ये वाला पोर्शन हम लोग वाई एक्सिस सोच ले, ये वाला पोर्शन हम लोग एक्स एक्सिस सोच, ठीक है। अच्छा, रियलिटी में मास कितने भाग में टूटा? 2 भाग में, एक का मास 1 है, मतलब रेशियो 1:3 है, ठीक। तो हम क्यों ना टोटल मास मान लेते हैं 4m, m/3 और 3m मैटर, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा इसलिए, ठीक। तो समझो कि इसका मास कितना 4 है, क्वेश्चन बोला कि इसका वेलोसिटी कितना है 100 मीटर पर सेकंड, और ये ऐसे जाता, ठीक है।
अगर जो ये न फटता, यानी फटने के पहले, सोचो, ठीक, न फटता तो कहां जाता? यहां गिरता, ये 4m यहां गिरता, कंफर्म था। हाँ ना? यस क्या सर। सही बोल रहे हैं? सोच लो। यस अरे हाँ सर। ना? यस सर। फिर ये अगर जो नहीं फटता, क्वेश्चन बाद में बोला है फटने के लिए, तो पहले तो ये सोचना है ना, नहीं फटता तो क्या होता? क्या बोले थे? फटने के पहले, फटने के बाद। ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर रहता और ना फटता तो कितना मास? सोच, 4m होता, ठीक है, और फटा किस रेशियो में? तो एक मास m बना और दूसरा मास 3m बना, 1:3 बोला है ना, ठीक है। तो एक मास बना m और दूसरा मास बना 3m। क्लियर? ठीक है। तो सीधा एक बात बताए ना कि इस वाले पोर्शन में कहा नहीं फटता, फटता तो यहां रहता, ठीक, और ये नहीं फटता तो यहाँ 4m पर, मतलब यहाँ 4m नहीं पर नॉर्मल रेंज पर जाके गिरता। क्या जो बोल रहे हैं क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। यस अच्छा, सर। बाहर की आवाज आ रही क्या, पटाखे उटाखे की? नो सर। नहीं ना? यस सर। आ रहा है सर। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेकिन आवाज क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते जाएं। क्लियर है? क्लियर है। आवाज क्लियर है सर। चलिए ठीक है। नहीं, कहीं भी इंटरेक्शन आता है तो मैं पूछ लेता हूँ कि हाँ भाई आवाज क्लियर है ना, ऐसा तो नहीं कि हाँ सुनाई नहीं दे रहा, जैसा बाहर में कोई पटाखे छोड़ रहा होगा तो कैसे क्या करें। ठीक, तो सोचो कि ये अगर जो नहीं फटता तो कहाँ गिरता? रेंज पर, ठीक है। और रेंज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? याद करो तो, u² sin 2θ/g, ये पहले से जानते थे। तो u की वैल्यू कितना है? 100, ठीक। इसको क्या लिख सकता था? 2 sin थीटा cos θ/g, तो g की वैल्यू 10, ठीक है। ये मर गया। अब सोचो, ये वाला पोर्शन 100 इंटू 10, 2 sin 37 डिग्री की वैल्यू कितना होता था? 3/5 3/5। cos 37 डिग्री की वैल्यू 5 4/5, नीचे वाला ये था, तो ये 5 25, 100 कटेगा 4 से, 4 8 24 24 96, यानी 960 मीटर पे जाते गिरता, ठीक। ये सेक्शन 960 मीटर पे। अब सोचो, क्वेश्चन में फटने के बाद, फटने के पहले क्या चल रहा है नहीं चल रहा उसका नहीं पकड़ में आएगा कुछ, फिर पूछ रहे हैं आप लोग से। क्वेश्चन में फटने के बाद क्वेश्चन क्या पूछा है? पोजीशन या वेलोसिटी? चेक करो, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो, ठीक, और यही पकड़ोगे तब बात पकड़ में आएगी, ठीक है, कि दैट इज पोजीशन। यस। ये 3m मास कहां गिरेगा? 3m मास कहां गिरेगा? तो 3m मास कहां गिरेगा ये हम कैसे कहते हैं? ठीक है, हमको नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में ये जरूर पता चल गया कि फटने के बाद ये प्रोजेक्टाइल जब फटा होगा टॉप मोस्ट पोजीशन पे, तो फटने के बाद ये पोजीशन पूछ रहा है, ठीक। तो पोजीशन पूछ रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगाएंगे, ठीक। पोजीशन पूछेगा तो कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ, वेलोसिटी पूछेगा तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। खूब जगह आएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, ये जो लैंग्वेज अब बोल रहा हूँ ना, ठीक है, ये रोटेशन में भी आएगा, ट्रिपल हार्मोनिक मोशन में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट में आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आएगा 12th वाले पोर्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कजो पूछ दे, टेंशन ना लो, ठीक। फिर बोल रहे हैं फटने के पहले, फटने के बाद, चलने के पहले, चलने के बाद, टकराने के पहले, टकराने के बाद, ठीक। अगर जो क्वेश्चन पोजीशन पूछे
तो कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगाना है बस। ठीक, तो सोचो क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन ये बोला कि फटने के बाद जो लाइटर बॉडी, तो लाइटर बॉडी कौन होगा, एम या 3m? M. M lighter was. M. लाइटर बॉडी कौन होगा, एम ना, जिसका मास हल्का है। Yes, sir. ठीक, तो वो क्या बोला, रेस्ट में आ गया। तो रेस्ट में जब आइए गया, ऊपर आइए तो ठीक नीचे गिरेगा, यहां गिरता एम। ठीक है, और ये कहा हाईएस्ट पॉइंट पे गया, तो ठीक रेंज का आधा, तो ई है 960, तो ये हो जाएगा 480 और। ठीक है, अब 3m कहां जाके गिरा हमको नहीं पता, 3m कहां जाके गिरा हमको नहीं पता, क्या कर, मान लेते हैं यहां जाके गिरा होगा, 3m का जो जाके गिरा होगा, अब पता है ये नहीं, इसी को तो निकालना है। तो 3m यहां जाके गिरा, कितना पर जाके गिरा, तो मान लेते हैं ना यहाँ से अजीम से x डिस्टेंस गया। ठीक है, तो क्या बोले, अगर जो पोजीशन पूछता तो कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगाएगी, यानी क्या लिखता, x सेंटर ऑफ मास इनिशियल और x सेंटर ऑफ मास फाइनल। ठीक है, क्लियर। अब सोचे x सेंटर ऑफ मास इनिशियल कहाँ है भाई, फटने के जस्ट पहले, तो फटने के जस्ट पहले कहाँ था पार्टिकल, अगर जो न फटता, टॉप मोस्ट पोजीशन पे बोला फटने के लिए। ठीक, तो फटने के जस्ट पहले पार्टिकल कहाँ होता, टॉप मोस्ट पोजीशन। फटने के जस्ट पहले पार्टिकल कहाँ होता, टॉप मोस्ट पोजीशन पे। अब फटने के जस्ट पहले नहीं फटता, ठीक, नहीं फटता तो कहाँ गिरता, यहां गिरता और रेंज पे गिरता। तो पहले का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, 960। ठीक, अब सोचो जब फटा तो कहां गिरा, तो भाई m गिरा 480 पर, तो m1x1 प्लस 3m, और कहां गया x पर, तो m प्लस 3m, दैट इज 4m। ठीक, तो सोचो कहा, ये 960 mm कट गया, 4 4 जाएगा, ये हो जाएगा 120, हमको तो यही दिखा, हाँ 48, ये वाला पोर्शन 3x डिवाइडेड बाई 4। ठीक, तो बता तो क्या x नहीं निकाल लीजिएगा, हाँ या ना, निकाल लेंगे। सर निकाल लेंगे। पक्का ना। लेकिन हम पहले बोल रहे हैं, बार बार पिछले वाले क्लास में भी जब दोनों ग्रुप्स अवेलेबल नहीं थे, तब भी मैंने एक बात कहा था, ठीक है, हमको ये जो मैथ लिख रहे हैं ना, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मैं ये जो बोला फटने के पहले कहाँ होता और फटने के बाद कहाँ, ठीक है, ये एक अप्रोच है, दिमाग में डेवलप किया हुआ सोच है, ये सोच क्वेश्चन के करते करते डेवलप हो जाना चाहिए। क्लियर, चलिए जल्दी से लिखें इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लू। बारह 1280 मीटर। हाँ जो भी आता हो, ठीक है, फिर जल्दी लिखें।
हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। लिखोगे इन ए बोट ऑफ मास 4m, इन ए बोट ऑफ मास 4m, in a boat of mass 4m and length L, and length L, length L on a frictionless water surface, on a frictionless water surface, सर एक और बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। in a boat of mass 4m and length L, and length L on a frictionless water surface, frictionless water surface, full stop. Two men, MEN, man नहीं बोल रहा, men, plural, MEN, two men, A ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हो, मास कैपिटल M, मास कैपिटल M, and B mass 2m, mass 2m are standing on a, are standing on the two opposite end, standing on the two opposite end, full stop. Now A travels a distance, now A travels a distance L by 4 relative to the boat, L by 4 relative to the boat towards its center, and B moves a distance, 3L by 4 relative to boat, 3L by 4 relative to boat, and meet A, full stop. Find the distance traveled by the boat, on water till A and B meet, चलिए देखिए इस वाले पोर्शन में फिगर के तौर पे क्या सोचोगे और क्या काम करें, ठीक है? आसान है, टफ नहीं है, बस हाँ जो कहानी बोले वो अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। इस टॉपिक में 2 ही 3 ऐसे सोचो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही है, ठीक।
और इसी पर बेस बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं और में भी आगे पूछी भी जाए। ठीक है, समझिए कि ये वाला पोर्शन, ये पर्टिकुलर लेवल सोचते हैं और ये होता x इक्वल टू 0। समझ में आ रहा? ठीक है, मान लीजिए बोर्ड ऐसा था। अब ये बुद्धि मत लगाना सर बोर्ड ऐसा कब से होने लगा, हमको भी पता है बोर्ड ऐसा हो। ठीक, कुछ इस टाइप का बोर्ड होगा, हमको उतना कलाकारी न करें। ठीक, क्योंकि बोर्ड का मास दिया है, तो मास कितना दिया? 4m। ठीक है, और लेंथ क्या दिया है? l। तो बोला है कोई A है जिसका मास कैपिटल M है, यहां पर खड़ा था, और कोई B है जिसका मास 2m था। ठीक, क्लियर? दो अपोजिट एंड पे बोला है जो रहने की, है ना। A को क्या बोला कि वो चलेगा सेंटर की तरफ, कितना? L/2। ठीक, B बोला भी चलेगा सेंटर की तरफ, 3L/4। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग खुद सोचे कि जब ये दोनों चलना शुरू करेगा तो ये बोट अपने आप चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक, अब तू बोलेगा सर क्वेश्चन में बोला है कि बोट कितना चलना चाहिए, तो इट मीन चलवे करेगा, लेकिन चलेगा काहे चलेगा नहीं चलेगा ये बात पकड़। ठीक, जो मैंने बोला था ना, चलने के पहले चलने के बाद। ठीक, और शायद क्लास में एक दो बार सिखाए भी थे फिर भी। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वाले क्लास में, सुबह वाले क्लास में समझाया था, वैसे ही आप लोग को भी कह दे रहा हूँ कि मैं 2 कुर्सी लगा रहा हूँ। ठीक है, पता नहीं तुम लोग को दिखेगा या नहीं दिखेगा, फिर भी मैं 2 कुर्सी लगा रहा हूँ सामने सामने, ताकि मैं ना गिरूं और वो वीडियो वाला पोर्शन में तुम्हें कम से कम मेरे पैर के कंडीशन से बात समझ में आए। ठीक है, चेयर दिख रहा है ना हल्का फुल्का ऊपर से? यस ठीक, मैं इस चेयर पे यूं खड़ा हो गया ऐसे। ठीक है, अब जो बोल रहा हूं वो समझना। mg नीचे, मेरा mg नीचे लग रहा होता, ठीक है, और नॉर्मल ऊपर लग रहा हो। सोचो mg नीचे और नॉर्मल ऊपर। ठीक है, तो चेक करो mg नीचे और नॉर्मल, तो क्या हम चल रहे हैं कि हम खड़े हैं चुपचाप? सोचो, बता भाई, हम खड़े हैं या चल रहे हैं? खड़े हैं। खड़े। अच्छा, जब हम चलने वाले कंडीशन में आएंगे तो हमारी बॉडी कैसे? याद रखना, mg नीचे लग रहा था और नॉर्मल ऊपर लग रहा था। क्या जो बोले क्लियर? mg नीचे लग रहा था और नॉर्मल ऊपर लग रहा था। ठीक है, यानी जब mg ठीक वर्टिकल नीचे और नॉर्मल ऊपर लग रहा था, हम चल नहीं रहे। यानी नॉर्मल ऐसे सोच लो, ग्राउंड मेरा ये था, जैसे चेयर पे है तो इस पे अब मैं ऐसे खड़ा हूं, तो mg नीचे लगता और नॉर्मल ऊपर लगता, तो हम खड़े थे। नहीं, वर्टिकल फोर्सेस के कारण कोई बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा। अब सोचो जब हम चलना शुरू करेंगे तो हमारा बॉडी कैसा हो? ऐसा, हाँ ना? यस सर। यस सर पक्का? अब सोचो आगे वाला पैर, ये वाला पैर, इस पे हाथ मार रहा हूं, ठीक है, ये वाला पैर तो वर्टिकल है ना मेरे भाई, देख तो, ये वाला पार्ट वर्टिकल है। यस सर पहले भी तो जब वर्टिकल थे तो चल थोड़े रहे थे, जैसे मान लो ऐसे थे तो वर्टिकल है ना थे, तो चल थोड़े रहे थे, तो ऐसे रहेगा। ठीक, तो इस पैर पर के कारण तो जो नॉर्मल लगेगा ऊपर लगेगा, जैसे पहले mg नीचे नॉर्मल ऊपर। ठीक, लेकिन ये जो पीछे वाला पैर होगा, ये पीछे वाला, ठीक, क्या ये तिरछा है ऐसे? यस सर, बोर्ड को पुश करेगा। तिरछा है। ठीक, तो इस तिरछे वाले फोर्स के कारण हम जमीन को दबाएंगे, तो दबाएंगे तो इसका एक कांटेक्ट किधर आएगा? नीचे। देख, ये ऐसे बना एक वेक्टर, ये वाला वेक्टर सोच लो रिजल्टेंट है मेरा, हाँ ये वाला। ठीक, अब इसके चलते एक नॉर्मल ठीक नीचे ऐसे,
क्लियर? और इसका एक कंपोनेंट इधर पीछे की तरफ, सही है ना? एक पीछे की तरफ और एक नीचे, हाँ ना? किसी को कोई दिक्कत? Yes, No, sir. sir. गुड। ठीक, तो ये जो नॉर्मल नीचे लगा वो कैसा लगा? ग्राउंड के परपेंडिकुलर? Yes, हाँ sir. ना? Sir. गुड। ठीक, तो जब परपेंडिकुलर लग रहा था तो हम चलने वाले कंडीशन में तो थे नहीं, यानी इस नीचे लगने वाले फोर्स के कारण हम नहीं चलेंगे। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक। दूसरा, हम जब ऐसे हैं तो एक काउंटर फोर्स पीछे लग रहा था, पीछे, Yes. इसका एक कंपोनेंट पीछे और एक कंपोनेंट पीछे, समझ में आ गया? क्लियर? तो ये कांटेक्ट फोर्स किस पे लग रहा था? ग्राउंड पे। अब मैं नीचे उतर जा रहा, ठीक है? ये कांटेक्ट फोर्स किस पे लग रहा था? ग्राउंड पे। अरे भाई, बोर्ड पे, है ना? क्या ये वाला पोर्शन ग्राउंड पे लग रहा था? ठीक है। और ये जो मैन चलेगा, ये जो मैन चलेगा, फिर से बोर्ड थोड़ा चेक कर लेना, क्योंकि मैंने कैमरा इधर उधर किया है तो। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर। ठीक है, हाँ, तो चेक करें कि मान लीजिए कि जब हम लोग पैदल चल रहे हैं, ठीक है, तो पैदल चल रहे हैं तो मान लो जब हम ऐसे पैदल चलेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम जो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे थे किधर लगाते? पीछे। सोचो, हाँ या ना? अरे हाँ ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। और अगर जो हम ऐसे चल रहे होते तो ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं इधर पीछे। Yes, sir. ठीक, तो एक बात सोच, ये m किधर चल रहा है? आगे की तरफ, ठीक, तो ये m फोर्स किधर लगाएगा? पीछे। ये 2m किधर चल रहा है? ऐसे, इस डायरेक्शन से, तो ये किधर लगाएगा? इधर पीछे। अब एक बात बता, m और इस दोनों के लिए ग्राउंड कौन है? बोट। इस दोनों के लिए ग्राउंड कौन है? बोट। बोट पे खड़ा है ना? ठीक। Yes, sir. तो एक बात सोचे सभी लोग, ठीक है, कि m बॉडी को ज्यादा मूव कराएगा या 2m? Sir. 2M. जिसका मान ज्यादा वो ज्यादा मूव कराएगा। बेसिक Yes, sir. फंडामेंटल कौन पढ़ता था? सही है ना? ठीक है, तो सोचो, तो 2m जब बॉडी को मूव करा था तो मान लो ये बोट चला जाता यहां, ठीक है, ये बोट चला जाता यहां, ए कहां जाता है? ए पहुंचा यहां, ए जिसका मास स्मॉल एम, सॉरी कैपिटल एम, और यहां से यहां तक का ये कितना चला? L/4। ये क्वेश्चन बोला है, ठीक है। अच्छा, बी इधर से इधर चल रहा, तो बी भी यहीं आ जाएगा, और बी का मास कितना था? 2m, और ये कितना चला था इस डायरेक्शन में? 3L/4। ये है ना? है, ठीक। तो ये बोट कितना आगे गया? x। आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया, समझ में आ रहा है? आपसे बोट कितना चला यही पूछा गया, तो क्या कर रहे हो? सोचे, ठीक है। अच्छा, इस वाले पोर्शन में कोई जो तुम चल रहे थे वो एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल? The internal. सही है ना? क्योंकि इंटरनल फोर्स के कारण हम हम पैदल चलते हैं, नॉर्मली चलते हैं, किसी को धक्का देके थोड़े चलते हैं, धक्का देंगे तब ना एक्सटर्नल फोर्स, ठीक, नॉर्मल इंटरनल फोर्स, ठीक। तो जब इंटरनल फोर्स है तो अब एक बात बता, ये चलने के पहले और चलने के बाद इसमें पोजीशन पूछा या वेलोसिटी? Position. Conservation of center of mass. तो कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चेक करो, ये बोट था तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, और कितना होगा? 2m. L/2 पर होगा। Yes, इस sir. बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता? L पर होता। बाद में चेक कर, ये दोनों m और 2m दोनों एक जगह, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता? x + L/4 पर होता, ठीक है। और ये 4m है,
तो इसका सेंटर ऑफ मास ठीक इसके सेंटर पे यहाँ होता, और ये डेटा क्या x प्लस एल बाई 2 पर होता, हाँ या नहीं? Yes, sir. क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल और कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखे कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल और कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल। सोचो m कहाँ है और जीरो पर, तो क्या ये वाला पोर्शन m इंटू 0 लिखे? ठीक, 4m कहाँ है? l बाई 2 पर। 2m कहाँ है? सेंटर ऑफ मास इसका l पर। टोटल मास m 5m 2m यानी 7m इक्वल टू, सही है ना? अब सोचो ये m और 2m 3m चलने के बाद का सेंटर ऑफ मास m और 2m 3m, तो 3m का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? चेक करो तो x प्लस एल बाई 4 पर, यानी ये डेटा क्या लिखते हैं? x प्लस एल बाई 4। ठीक, 4m का सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया? x प्लस एल बाई 2, x प्लस एल बाई 2। ठीक, और डिवाइड बाई टोटल मास यानी 7m मर जाएगा। अच्छा, कैलकुलेट करके x नहीं निकाल सकते हैं आप लोग, हाँ या ना? Yes, sir. पक्का यही करना है, ठीक है? और यहीं तक मैंने सुबह वाले क्लास में कराया भी था, ठीक है? तो फिर आप लोग को भी वही बात बोल रहा हूँ, फिर हो सकता है कि जो बच्चे सुबह पढ़ लिए होंगे, मैं ऐसे पढ़ाता भी और सुबह में भी पढ़ाने का मूड था मेरा, ठीक, लेकिन जैसी सिचुएशन वैसा मेरा दिमाग चलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक अब दोनों बैचेस बराबर हैं, ठीक है? वो दोनों बैचेस क्या, दोनों ग्रुप्स बराबर है, बैच तो एक ही है ना, ठीक है? तो दोनों ग्रुप्स बराबर है। आज वाले क्लास में, आज वाले सेशन में यही तक रहने देते हैं, है ना? और क्या बातें क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पक्का ना? ठीक है, चलिए, तो आज वाले क्लास में यही तक रहने दें और रेस्ट अगले क्लास तक, ठीक है? चलिए, इसे नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? और मैं तुरंत फिर सेशन एंड कर लूंगा, ठीक है? चलिए।